वो क्या मतलब वो कौन लोग थे जिन्होंने आपके खिलाफ साजिश की? पाकिस्तान में एक जाली ऑडियो का विक्टिम आपके सामने बैठा हुआ। जब ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त मरकज में भी हुकूमत जोबन पे थी, केपी में भी हुकूमत थी, पंजाब में भी हुकूमत थी, सारी चीजें ठीक जा रही थी। उसके अलावा मैं बकाया तो मेरे ख्याल में ये जितने लोग जा रहे हैं ये तो 9 मई तक थे। तो ये मामला क्या है? ये क्या अब ये इनका इतिहाद नहीं रहा? ये इनमें कुछ मसाइल पैदा हो गए हैं? कोई खैबर पख्तूनख्वा में मुझे कोई मेन चेंज तो नजर नहीं आ रही है। तो इमरान खान की वजह से कोई वजीर बना तो कोई मुशीर बना तो कोई चीफ मिनिस्टर बना तो कोई गवर्नर बना तो कोई वफाकी वजीर बना। इसमें मेजॉरिटी आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नए दौर के प्रोग्राम पख्तूनख्वा टुडे में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, 9 और 10 मई के वाक़यात के बाद जिस तरह हमें पंजाब और सिंध में PTI में तोड़ नज़र आई, तो उस तरह हमें खैबर पख्तूनख्वा में जो है ना अभी तक उस तरह की सूरत हाल नज़र नहीं आई है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पंजाब और सिंध के अंदर दिन दहाड़े PTI को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन जो पख्तूनख्वा है जो कि जहाँ पे पिछले 9 सालों से PTI की हुकूमत रही, यानी अब भी जो है ना वो PTI का एक गढ़ समझा जाता है, वहाँ से अभी तक किसी रहनुमा ने जो है सिवाय परवेज़ खटक के, जिसने सिर्फ इतना कहा है कि वो जो सूबाई सदारत का ओहदा है वो छोड़ दिया है। लेकिन अभी कल परसों से ये इतलात हैं कि परवेज़ खटक को PTI की तरफ से एक नोटिस भी जारी किया गया है, जिसमें उनको कहा गया है कि हमें इस तरह मालूम हुआ है कि आप पार्टी में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, आप PTI के लोगों को तोड़ रहे हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में क्या सियासी मंजरनामा जो है वो बनता जा रहा है, इस पे आज हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। कुछ और इशूज़ है उन पर भी बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अजमल खान वज़ीर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, नौजवान सियासतदान हैं, साबिका PTI जो 2018 की हुकूमत थी उसमें सूबाई वज़ीर रहे हैं, मुशीर वज़ीर आला रहे हैं, कबाइली इलाकों के लिए भी जो है ना इनको ख़ुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर किया गया था, लेकिन आजकल ये PTI में नहीं है। तो अजमल खान वज़ीर साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद भी कहते हैं। जिस तरह 9 और 10 मई के वाक़यात हुए उसके बाद तो हमने देखा कि कई सारे लोगों ने PTI को छोड़ दिया है, और आपका मामला जो है वो इससे जुदा है। आप तो तकरीबन 2020 से आपके ख़िलाफ़ एक ऑडियो स्कैंडल आया था, फिर वो जो है ना गलत साबित हुआ, यानी ख़ुद इमरान खान साहब ने कहा कि वो जो इल्ज़ामात थे वो गलत थे, लेकिन इस दौरान आप खामोश रहे हैं। अब जब 9 और 10 मई का वाक़या हुआ है तो आप भी बोल पड़े हैं, तो ये क्या मामला है? थैंक यू रिफत। सबसे पहले तो मैं आप मेहरबानी के नया दौर में आप के साथ में बात कर रहा हूँ। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक ये है कि आपको मालूम है मेरे ख़्याल में कि आप उन सहाफ़ियों में से हैं, और ख़ासकर पेशावर के हमारे जितने भी सीनियर सहाफ़ी हैं, क्योंकि मेरा वहाँ पर रिलेशन ही ऐसा रहा है, जब मैं तर्जुमान था खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, तो आप लोगों के साथ सुबह शाम मुलाकातें भी होती थी, और आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता है जी कि मेरे ख़िलाफ़ जो साजिश हुई थी किसने की थी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको मुझसे बेहतर पता है। आपने वो सारी चीज़ें देख भी ली है, आप लोगों ने ख़ुद उस पर प्रोग्राम भी किए, TV प्रोग्राम भी किए। सब ने, जितने भी हमारे खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने सब ने अपना अपना नुक्ता नज़र उस हवाले से पेश किया। वो तो 2020 12 जुलाई को वो, और आपको मैं ये भी बता दूं कि पाकिस्तान में एक जाली ऑडियो का विक्टिम आपके सामने बैठा हुआ है जी, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में, अभी आप देख रहे हो हर तरफ ऑडियो आ रही है, और मेरे ख्याल में किसकी नहीं है जो नहीं आई है ऑडियो, बल्कि ऑडियो तो छोड़ वीडियो, अभी तो वीडियो, और वो भी HD रिजल्ट में जो आ रही है। मैं बिल्कुल मतलब क्या कहूँ। अच्छा, तो हमें तो एक जाली ऑडियो के ऊपर, आपको मालूम है कि 12 जुलाई 2020 को ये होता है, उसके बाद ना इधर देखा जाता है ना उधर देखा जाता है, और उसके बाद फ़ौरन जो है ना मुझे स्टेप डाउन करना पड़ता है, और उसके बाद 14 जुलाई को एक फुल फ्लेज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की काबीना से एक इंक्वायरी कमीशन कायम की जाती है, जिसको 1 महीने का म्याद दिया जाता है, और वो तकरीबन 10 महीने लगाकर रिपोर्ट तो आ जाती है, लेकिन 10 महीने जो है ना उसको दराज में, टेबल के दराज में रख कर, क्योंकि उसमें तो था कुछ नहीं है, सबको पता था।
मकसद तो ये था साजिश का कि मुझे किस तरीके से हटाया जाए। अच्छा। और हटाने का आपको पता है कि कोई और तो कारकर्दगी के हवाले से आपके सामने है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट मेरे पास रहा है वो भी आपके सामने, कोरोना का जो दौर था वो भी आपके सामने है कि उसमें मेरी क्या कारकर्दगी थी या मेरी क्या मेहनत थी वो, और फिर मर्ज डिस्ट्रिक्ट स्पेशली क्योंकि उसका भी मैं इंचार्ज वज़ीर था जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, और ये जमशुदा जब जम हो गए तो उसका पहले ये एजाज़ भी मुझे हासिल है कि उसका मैं इंचार्ज वज़ीर रहा। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें थी, उसके हवाले से फिर वो मुनज़्ज़म साजिश जो भी हुई, और फिर 10 महीने के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान उस वक्त के वो ऑडियो पैगाम जारी करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए या प्रेस टॉक के ज़रिए। वो कहते हैं कि अजमल वज़ीर की इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आई और वो उसमें बेगुनाह साबित। बिल्कुल। तो हमने सामना किया। बिल्कुल। हमने ये नहीं कहा कि किसी के, अब आजकल लोगों के ऑडियो आए में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एक बड़ा हाई लेवल का कमीशन भी बना है, लेकिन उस पर अभी पता नहीं स्टे है या वो अंडर वो है। तो मेरे अलावा अभी तक किसी ऑडियो के ऊपर इस तरह का कमीशन नहीं बना जिसका रिजल्ट भी आया हो। अच्छा, ठीक है। एक तो वो तकरीबन ये 12 जुलाई 2020 और उसके बाद रिजल्ट आता है, कमीशन की रिपोर्ट आती है 9 मई 2021 को जी। और उसके बाद तो मकसद तो ये था कि मुझे साइड लाइन किया जाए, और मैं साइड लाइन था, मैं खुद भी था, पार्टी ने भी किया था, मकसद इसका यही था। और उसमें जो अवामिल शामिल थे, जो लोग उसमें शामिल थे, वो भी कोई, मैं ये तो नहीं कहता कि पीडीएम की जमातें शामिल, वही जो हुकूमत के लोग थे और उसके जो ब्यूरोक्रेट थे, जो बड़े बड़े कुर्सियों पे बैठे हुए उस वक्त लोग थे, वो सारे शामिल थे। अच्छा, ये ठीक है। अब ये ऑडियो वीडियो की बात आ ही गई है, तो अब उस स्कैंडल को तो 2 साल तकरीबन हो गए हैं। 3 साल हो गए हैं। तो वो क्या, मतलब वो कौन लोग थे जिन्होंने आपके खिलाफ साजिश की, तो आज आप बता ही दें। देखिए, बात यह है कि आप बरफ़त आप ख़ुद कबायली हो और अक्सई डिस्ट्रिक्ट से आपके ताल्लुक़ है, मैं वज़ीरिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। आपको और हमारा जो कल्चर है उसमें 100 साल तक भी हम इंतज़ार करते हैं, याद है ना, इस चीज़ को तो आप जानते हो, समझते हो। 100 साल तक भी इंतज़ार करते हैं, लेकिन जो वो होता है हिसाब बराबर करते हैं हम। तो जिन्होंने किया था, एक तो ये थे कि अल्लाह ताला पाक ने उनके ऊपर उनके साथ क्या किया, तो हमने उस वक़्त अल्लाह पे छोड़ दिया था, हमने अपने आप को पेश किया था। हमने ये नहीं कहा था कि जिस तरह अभी ये सारे लोग कहते हैं कि जी मेरे ऊपर ये बन गया, मेरे ऊपर, अपनी हुकूमत में अपनी ही हुकूमत के लोगों ने हटाया, उसके बाद ये साजिश मुरतब की और उसके बाद कमीशन बनाई और उनकी कमीशन से अल्लाह ताला ने सुरखरू करके बाहर निकाला। तो यही मेरे लिए काफ़ी था। अब मैं उनकी क्या नाम लूँ, वो तो इस वक्त खुद सारे मुंह छुपा के फिर रहे हैं, पता नहीं कोई किधर छुपा हुआ है, कोई किधर छुपा हुआ है। तो अल्लाह की मार उनको पड़ रही है हम जैसे लोगों के साथ करके जो उन्होंने किया था। अच्छा अजमल वज़ीर साहब, ये जो अभी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी एक बनी है जहांगीर तारीन साहब की, वो जब उनका पहला इजलास हुआ था लाहौर में, तो उसमें आपका भी जो है ना, हम व्हाट्सएप ग्रुप में हमने नाम देखा कि आपका भी नाम था, हालांकि वो ख़बर गलत थी, आप उस वहाँ पे नहीं थे। और इस तरह परवेज़ खटक भी जो है ना, अब वो तो अब उनको पीटीआई की तरफ से एक नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि वो अब पीटीआई में नहीं रहे। तो आपका क्या प्लान है, आप किस जमात में जा रहे हैं? आप परवेज़ खटक के साथ जा रहे हैं या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में? देखिए रिफत, मेरा मसला शुरू से ही डिफरेंट है और मेरी सोच ही डिफरेंट है। मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ। मेरे जहांगीर तरीन साहब के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। अच्छा। बीच में मेरी उनके साथ मुलाकात भी हुई है और उनके साथ मेरी गपशप है, ताल्लुक़ है, बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। अलीम ख़ान के साथ भी है, लेकिन मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं की। और वो मैंने ख़ुद उस चीज़ की जो है ना, वो जब ख़बर चली भी थी तो मैंने उस पर ट्वीट भी किया था। और आप जैसे हमारे जितने दोस्त हैं उनको भी मैंने बताया था जब आप लोगों ने पूछा था कि मैंने ये फ़ैसला नहीं किया। और जब मैं ये फ़ैसला करूँगा, कोई भी फ़ैसला मैं पॉलिटिकली करूँगा, तो सबको, दोस्तों को, जो कोलीग्स हैं, जो मेरे इलाके के वो हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, सबके साथ मशावरत से करूँगा। लेकिन मैंने कोई फ़ैसला नहीं किया। मैंने ये
3 साल तक इंतज़ार किया और मैंने उस वक़्त ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है जब मुकम्मल तौर पर सेम पेज था, ठीक है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि उस वक़्त जब ये सब कुछ हो रहा था, उस वक़्त मरकज़ में भी हुकूमत जोबन पे थी, केपी में भी हुकूमत थी, पंजाब में भी हुकूमत थी, सारी चीज़ें ठीक जा रही थी। उस वक्त ये सब कुछ हुआ, उस वक्त मैं साइड लाइन हुआ और उस वक्त से मैं साइड लाइन था। हाँ, अब आपका ये सवाल कि मैंने ये फ़ैसला क्यों किया कि बाकायदा तौर पे, चूँकि मैंने पार्टी से रिज़ाइन नहीं दी थी, मुझे कोई शोकाज नोटिस पार्टी से नहीं मिला था, कोई ऐसी वो नहीं थी। जब मैंने 9 मई का वाक़या देखा, 9 मई के वाक़े की जो वो था, जो असरात हैं और जो उस दिन हमने देखा, जो बाहर इंडिया जैसे हमारे दुश्मन ममालिक जिस तरीके से वो बात कर रहे थे कि खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान ख़त्म हो रहा है, और जिस तरीके से वो कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ, जिना हाउस, और इस तरीके से जो किला बाला हिसार पेशावर का तिमरगरा में हुआ, चकदरा में हुआ, और जो और वहाँ पे वो जो हमारे मियावाली में हुआ, एयरबेस पे जो हमला हुआ, तो ये सारी चीज़ें। और फिर सबसे बढ़कर जो मैं समझता हूँ कि कर्नल शेर खान के जो मुजस्मे के साथ जो किया गया, बिल्कुल, तो उसके बाद मैं उस नैरेटिव के साथ, हाँ, उसमें 2 रास्ते थे, या ये कि मैं चुप करता। चुप करने का मकसद ये कि आधा रजामंदी होती है, तो 2 रास्ते होते हैं कि या आप खुल कर आए और कहें कि जी मैं इस नैरेटिव के साथ नहीं हूं, तो मैं नहीं था, मैंने ऐलान कर दिया, और न कोई प्रेशर था, न कोई प्रेशर, अगर प्रेशर वाली बात होती तो मैं फिर किसी जुमात में चला जाता जी, बट ठीक है, मैं उस नैरेटिव के साथ नहीं जा सकता था। लेकिन दूसरों की जो बात है वो डिफरेंट है। अच्छा, वो डिफरेंट इसलिए है कि वो तो भाई साहब पूरी वजारतें भी इंजॉय कर चुके हैं। देखिए, अगर इसमें मैं ये कहूँ कि जहांगीर तरीन का मसला, अलीम खान का मसला या मेरा मसला, यानी हमारे डिफरेंट वो थे, मसाइल हमारे डिफरेंट थे, लेकिन जहांगीर तरीन काफ़ी अरसा पहले से साइड लाइन हो चुके थे, उनके ख़िलाफ़ भी कमीशन बना था, और अलीम खान के साथ भी मसले जो चल रहे थे वो भी आपके सामने, वो भी साइड लाइन था। ठीक, तो उसके अलावा मैं बकाया, तो मेरे ख्याल में ये जितने लोग जा रहे हैं ये तो 9 मई तक उधर थे, और 9 मई के बाद कोई 45 दिन के बाद जा रहा है, तो कोई जो है ना 10 दिन के बाद जा रहा है, तो कोई 20 दिन के बाद जा रहा है, तो कोई 5 दिन के बाद जा रहा है। अच्छा, तो ये अभी जो कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो जमातें हैं, जैसे अवामी नेशनल पार्टी है, पीपल्स पार्टी है और मुस्लिम लीग नून है, वो उन्होंने जैसे एक किस्म का एका कर लिया है गवर्नर के ख़िलाफ़, ग़ुलाम अली साहब के ख़िलाफ़ रोज़ाना वो बयानबाजी करते हैं। अहमद वली ख़ान साहब ने तो प्राइम मिनिस्टर को भी कहा कि इसको आप हटा दें। तो ये मामला क्या है? ये क्या अब ये इनका इतिहाद नहीं रहा, ये इनमें कुछ मसाइल पैदा हो गए हैं? पहली बात तो ये है कि रिफत, आपको ये देखना होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में तो निगरान हुकूमत थी, लेकिन मुझे वो निगरान हुकूमत से बढ़कर निगरान प्लस यानी उबूरी हुकूमत लग रही। अच्छा, वो ऐसे कि तो जो टाइम था वो भी पूरा हो गया, वो तो 90 डेज़ के लिए था, उससे भी ऊपर चला गया। दूसरी बात यह है कि ये तमाम सियासी जुमातों जिनका आपका जिक्र कर रहे हैं, इनके सबके नुमाइंदे इस हुकूमत का हिस्सा है। अच्छा, और सबकी नुमाइंदगी है, किसी के 2 वज़ीर हैं, तो किसी के 3 हैं, तो किसी के 6 हैं, तो किसी के 1 होगा। बहरहाल हिस्सा बकदर जुस्सा सबके पास है। तो ये तो मेरे ख्याल में कि PDM की हुकूमत की सब मिलकर उनकी हुकूमत है। अच्छा, उसमें यह है कि डेफिनेटली गवर्नर के हवाले से अगर वो बात कर भी रहे तो ये उनका अंदरूनी मसला है और PDM का मसला है, क्योंकि वो जमीयत उलमा इस्लाम से उसका ताल्लुक़ है। तो ये उनका अपना वो है कि वो हाउस इन ऑर्डर करें, क्योंकि ये कंसेंसस से इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बनाई थी। इवन PTI भी साथ थी उस वक्त जब वज़ीर आला, तो कंसेंसस से आया ना जी, निगरान वज़ीर आला जो आए वो तो कंसेंसस से है, क्योंकि अपोजिशन लीडर उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने मुत्तफ़िका तौर पर आज़म खान साहब को वो किया। बिल्कुल ठीक है, आपने वज़ीर आला की बात की तो मुझे वज़ीर आला महमूद खान साहब याद आ गए हैं, जो आपके दोस्त भी हैं। तो किधर है आपके दोस्त? वो तो बिल्कुल गायब है, कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं।
देखिए मुझे खुद भी आपसे पता करना है क्योंकि रिफत यू बिलोंग। अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं? आप पेशावर में होते हैं। अच्छा। मैं तो पेशावर में आजकल कम होता हूँ, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो वज़ीर आला साहब जो थे साहब वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। लेकिन दूसरी तरफ आप एक चीज़ और भी देखिए कि खैबर पख्तूनख्वा में वो चीज़ें नहीं हो रही जैसे आपने अपनी इंट्रो में बात बिल्कुल वो चीज़ें मैं उसी की तरफ आ रहा था। बिल्कुल नहीं आ रही। ये क्या वजह है? ये क्या वजह है? देखिए, किसी एक वजीर जो साबिका है न तो उनको गिरफ्तार किया गया, न उनके घर पे छापा पड़ा, न कोई पकड़ दकड़ हुई। हालांकि सबसे ज़्यादा केसेस करप्शन के जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा में है। BRT है, बिलियन सोनामीट्री है और बहुत सारे केसेस है। तो अगर मतलब इनके खिलाफ ये केसेस निकाले गए हैं तो ये कोई भी नहीं बच पाएगा, न परवेज़ खटक बच पाएगा न महमूद खान। लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा? मतलब वहाँ पे ये फ़र्क क्यों है पंजाब और सिंध के मुकाबले में? ये फ़र्क क्यों है? आप देखिए, एक तो आप ये देखें कि एक तो ये जो केयरटेकर हुकूमत बनी हुई है वो तो ज़ाहिर है PDM का, जिस तरह मैंने आपको बताया। फिर दूसरी बात वहाँ पे ये है कि वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है ये तो वही है ना जो सारा ये पिछले 8-9 साल से जो देख रहे हैं। कोई ग्रेड 17 में था तो वो अभी ग्रेड 21 में है या 20 में है, तो जो पहले ग्रेड 18 में था तो वो अब 22 में पहुंच गया। तो वही सरकारी जो मशीनरी है वहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं है। पुलिस भी वही है, ठीक। तो वो सारा सिस्टम जो पीछे से आ रहा है, इवन मैं खुद देख रहा था चीफ मिनिस्टर साहब जो अभी केयरटेकर है उनका अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी देखे तो ये महमूद खान का भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी था इससे पहले, अमजद खान साहब। अच्छा। तो जो उनकी वो जो सिक्योरिटी का भी जो पुलिस की तरफ से SP होता है वो भी वही है जो महमूद खान के साथ था। तो वहाँ पे कोई खैबर पख्तूनख्वा में मुझे कोई मेन चेंज तो नज़र नहीं आ रही है कि अगर आप ये कहें कि वहाँ पे ये एक तो ये बात है कि मशीनरी वही है। दूसरी बात ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI के हवाले से जो आप बात करें कि देखिए जो मेन लोग थे, जो मतलब कि आप अगर चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, अगर आप उस वक़्त के गवर्नर शाह फरमान की बात कर रहे हैं, अगर आप दूसरे वज़रा की बात कर लें, तो वो जितने भी लोग हैं वो नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, मेरा ये मानना है कि 2 तरीके होने चाहिए। या तो ये हो कि बंदा सीधा आए, सामने आए और कहे कि जी मैं इमरान के साथ खड़ा हूँ, ठीक है, उसके नैरेटिव को मैं सपोर्ट करता हूँ। अखलाकी जुर्रत इतनी होनी चाहिए। सही। अगर उन्होंने यानी इसमें ऐसे लोग थे कि मैं यकीन से आपको कहता हूँ और आपको भी रिफत पता है कि कौंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। तो इमरान खान की वजह से कोई वज़ीर बना, तो कोई मुशीर बना, तो कोई चीफ मिनिस्टर बना, तो कोई गवर्नर बना, तो कोई वफाकी वज़ीर बना। इसमें मेजॉरिटी आपके सामने। चलो 1, 2, 3, 4 अगर अब मैं बाई नेम भी कहूँ, परवेज़ खटक ठीक है, एक पॉलिटिशियन रहा है, पहले भी था, सूबाई वज़ीर भी रहा है, सारा कुछ। बट ये जो और जितने भी लोग हैं इसमें तो मेजॉरिटी वही लोग हैं। आप मुझे बताएं 96 थे या 99 MPs थे खैबर पख्तूनख्वा में PTI के। मैं खुद ज़ाती तौर पर सबको नहीं जानता हूँ, तो इतने ज़्यादा थे। अच्छा। क्योंकि और आपको भी अभी आपसे मैं पूछता हूँ, हालांकि आप सबसे वहाँ पे आप यानी खैबर पख्तूनख्वा को आप सब जानते हैं, लेकिन मैं 25 से ज़्यादा नाम अगर अभी आपने मुझे MPs के बता दिए तो मैं मान जाऊँ। सही है। क्यों? क्योंकि उसमें सारे ऐसे लोग आए थे कि जिनको भी टिकट मिला तो वो बन गए। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली हमारे ऊपर तो ये तनकीद, खैर मेरे ऊपर तो कर ही नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि हमें तो खुद इन्होंने साइड लाइन किया था। और फिर 9 मई का वाक़या है, उसमें हमारा एक सीधी बात है कि हमारे लिए पाकिस्तान सबसे पहले, वही झंडा सबसे पहले, फिर उसके बाद कोई और बात होती, कोई सियासी जुमात और चीज़ें। लेकिन मैं वही चीज़ जो आपसे पूछ रहा हूँ कि वो लोग किधर है? न तो सामने साफ आते हैं, न साफ वो करते हैं कि जी हम हैं या नहीं। हाँ, ये है कि मेरे मालूमात के मुताबिक, आपको मुझसे ज़्यादा मालूमात होंगे, आप पेशावर में होते हैं, बाखबर सहाफ़ी हैं वहाँ के, लेकिन मेरे मालूमात के मुताबिक कोई 40 यानी 35 से 40 तक लोगों के साथ रब्ता है। अच्छा, जो खटक साहब का जो रब्ता है MPs के साथ। अच्छा। दूसरी बात यह है कि ये जो बड़े बड़े नाम है खैबर पख्तूनख्वा के, ओवरऑल ये भी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। ठीक। और दूसरी तरफ भी जो है ना वेव वो देते हैं कि थोड़ा सा हमें टाइम दे दें। उनका ये ख्याल है, जो मुझे लग रहा है कि उसमें से मेजॉरिटी, परवेज़ खटक साहब की तो बात मेरे ख्याल में कि अब क्लियर हो चुकी है, क्योंकि उनको शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया गया। तो उसको तो मेरे ख्याल में कि वो तो जो भी होगा आपके सामने है हमारे। लेकिन ये जो बकाया लोग हैं
इसके हवाले से मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि वो सब जो मेन लोग हैं वो सब राब्ते में हैं। अच्छा, ये जो अभी इलेक्शन होने हैं 2023 या 24 में होंगे, तो पख्तूनख्वा की हद तक मैं बात करूंगा, वहाँ पे आप पीटीआई कहाँ देख रहे हैं? देखिए, ये तो अब सूरत हाल जो पीटीआई के लिए बन गई है ओवरऑल पाकिस्तान में 9 मई के बाद के वाक़यात में जो हालात बन गए, उसमें तो मुझे नहीं लग रहा कि पीटीआई आगे सरवाइव कर सकी। अच्छा, मुझे नहीं लगता। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वहाँ पे फिर अगर दूसरी तरफ आप देख ले तो फिर वो पीडीएम है जो अभी भी हुकूमत में है, उबूरी हुकूमत के, ज़ाहिर है वो हिस्सा ही है, सब है उसमें, तो वो लोग हैं। तो उस हवाले से भी अगर आप देखें तो वहाँ पे भी किसी की कोई क्लियर कट मेजॉरिटी आपको आगे नज़र नहीं आ रही। ठीक, तो ये कोई खैबर पख्तूनख्वा में ले देकर कोई एक ऐसी हुकूमत बनेगी, 3-4 पार्टियों की होगी। तकरीबन मेरे ख्याल में कि मुझे तो कोई अपोजिशन में नज़र मुझे कम ही लोग नज़र आते हैं। अच्छा, और इसमें कुछ इंडिपेंडेंट भी आ जाएंगे, कुछ इधर उधर से होकर जमा होकर हुकूमत एक बनेगी। लेकिन रिफत, यहाँ पे अगेन क्वेश्चन ये है कि इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन आइन की ज़रूरत भी है और आगे मुल्क की। लेकिन मैं फिर भी आपको कह रहा हूँ कि मुझे मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसलिए नज़र नहीं आ रहे कि मुल्क की जो माशी सूरत हाल है, IMF की जो सूरत हाल है आपके सामने, अभी तक IMF की डील नहीं हो चुकी। जून आखिरी वो है, 10 दिन रह गए या 7-8 दिन रह गए। 7-8 दिन में अभी तक कुछ पॉजिटिव मूवमेंट IMF के साइड पे नहीं हुई। तो उसमें जो हमारे माशी सूरत हाल है और जो हमने पैसे वापस देने हैं, जो हमारे ऊपर ड्यू है, वो किधर से देंगे। और फिर ये कि सेंसस का जो मसला है, ये आप देखेंगे ये खड़ा होगा। सेंसस का जो है वो तो सेंसस जब हो जाते हैं उसके बाद डिलिमिटेशन होंगी जी। अब सेंसस अभी तक उनकी कंप्लीट रिपोर्ट अभी तक वो नहीं आ चुकी है, उस पर भी कोई 5-6 महीने, और फिर डिलिमिटेशन के ऊपर। तो सारी जो चीज़ें हैं उसमें इलेक्शन के हवाले से अभी कुछ कबल अज़ वक्त है। यानी कि मौजूदा सूरत हाल में आपको खैबर पख्तूनख्वा में आपको कहीं इलेक्शन की मूवमेंट नज़र आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही। ऐसा ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में यही, इसमें शक नहीं है कि मुल्क की जो माशी सूरत हाल वो इंतहाई संगीन है। लेकिन इलेक्शन जो है वो अब ये अगर ये हुकूमत अपनी टेन्योर पूरी करती है तो उसके बाद इलेक्शन का पोस्टपोन करना जो है वो बिल्कुल आइन की खिलाफ वर्जी होगी। इलेक्शन ज़रूर होनी चाहिए। जनाब अजमल ख़ान वज़ीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।